हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। कक्षा 12वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का जो यहाँ पेपर है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस रहेंगे। तो इसको जो है बहुत ही समझ और समझदारी से आपको करना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है आसन को पहचानिए। आपके समक्ष एक आसन दिया गया है। इस आसन को आपको पहचानना है कि ये आसन किस प्रकार की है। जो आपके समक्ष चित्र में दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये आसन कौन सा है। Identify the asan. You know that. Identify the asan on your screen. See the picture and identify the asan here. पहला बता रहा है कि ये क्या पवन मुक्त आसन है। दूसरा कह रहा है ख पाठ इसमें ये सुखासन है या ग चक्र आसन है या घ गौमुख आसन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसानी से जो है इसका आसन का पता लग गया होगा। देखिए ये आसन देखा जाए तो यहाँ पर गोमुख आसन को दर्शाया गया है। यानी आंसर यहाँ पर घ है, जिसको डी रूप में भी देख सकती हो, गौमुख आसन। और ये आसन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक जो है हर तरह के प्रॉब्लमों को दूर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है गौमुख आसन, जो कि आपके चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। मीन रिएक्टिव एग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। रिएक्टिव एग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या उसे हम वाद्य आक्रामकता कहते हैं या बी शत्रुपूर्ण आक्रामकता या सी मुखर आक्रामकता या डी दोनों, ए और बी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर साफ है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को हम जो है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहते हैं। यानी देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। यानी आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य करता है। आप घर्षण बल से भली भांति परिचित ही होंगे। घर्षण बल जो हमें चलने योग्य बनाती है। अगर घर्षण नहीं रहेगी तो हम नहीं चल पाएंगे। और आप जितने भी गाड़ी मोटर चलाते हो, कहीं ना कहीं घर्षण बल के कारण ही जो है रोड में और जो टायर के पहिए में जो है ब्रेक लग पाती है। तो वहाँ पर घर्षण बल कार्य करती है। जहाँ पर घर्षण बल नहीं रहती है वहाँ पर जो है गाड़ी चलाना या आपको चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही जो है ये चल पाती है। तो यह क्वेश्चन साफ है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य करता है। यू नो दैट द क्वेश्चन हियर द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन ऑन अ
direction to direction of the motion of an object. You know that question here, the friction force act is an dash direction to the direction of the motion of an object. The question is very interesting. The option है यार, क्या ये विपरीत कार्य करेगा, या बी वही रहेगा, या सी नीचे की ओर, या डी विकिरण की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आंसर है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी घर्षण बल किसी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तभी तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी घर्षण बल के हानि और लाभ, यानी घर्षण बल कैसे दोस्त है और कैसे शत्रु है। तो देखा जाए हमेशा याद रखना ये बात को कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे डैश। देखिए, कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे डैश। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात जानता हूँ कि बच्चे तो पूरे किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझना उनके लिए बहुत दुष्कर्म कार्य होती है। कहते हैं क्वेश्चन जब तक कीजिएगा नहीं तो वो समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन है द रेगुलर टीयर लाइक अ wounded causing by the Shambhalan trauma is here. You know that question is very interesting. The regular tear like a wound causing by the Shambhalan trauma is dash. The option here A घाव, B भ्रम, C घर्षण, D चीरा। अगर आपने इसको समझा होगा तो बहुत ही आसान है। कुछ कुंद आघात के कारण होने वाली अनियमित आंसू जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर साफ आंसर है वो घाव के कारण होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो हमें उस समय दर्द होती है, लेकिन सबसे अधिक जो हमें प्रॉब्लम आती है वो घाव जब बन जाती है तब आती है। यानी देखा जाए तो वो काफ़ी दुखदायक होती है और वो काफ़ी आघात पहुँचाते हैं हमें। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है दावा है, यानी हम उसे अभिकथन कहते हैं के रूप में लेबल किया गया है, और दूसरा जो है कारण के रूप में यानी आर के रूप में लेबल किया गया है। और यहाँ पर अभिकथन यानी दावा ये की जाती है कि लंबी दूरी की दौड़ में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावकारी होती है। लंबी दूरी की दौड़ के लिए जो है निरंतर प्रशिक्षण करना काफ़ी प्रभावकारी है, ये हमारा दावा है। और यह कारण ये कहता है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। यानी सहन शक्ति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप कभी कभी दौड़ लगाते हो और हाँफने लग जाते हो, तो आप में वो सहन शक्ति नहीं होती है। लेकिन आप निरंतर प्रशिक्षण करते रहोगे, निरंतर विधि करते रहोगे, तो आपके अंदर जो है सहन शक्ति में काफ़ी सुधार होगी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यू नो दैट द क्वेश्चन हियर गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन विच इज द लेबल एज अ असोसिएशन ए एंड द अदर लेबल इज टू द रीजंस आर। द क्वेश्चन हियर सॉल्यूशंस for the improvement of performance in the long distance or running continually training is effective. And reason here, continue method of training improve the basic endurance, which one of the following statement is correct. Not that question is very clear. For acceleration, for improving of performance in the long distance running, continually training is effective. And reason here, for the improvement of performance, there are continue method of training improve the basic endurance here. तो ऑप्शन है ए दोनों होगा, ए और आर सत्य होंगे
और आर ए की सही स्पष्टीकरण करेगा। बी यही कह रहा है कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है यहाँ पर। डी कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सच है। तो यहाँ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालाइसिंग करते हैं, देखिए लंबी दूरी के दौड़ को प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सही बात भी है। और यहाँ पर कारण यही कह रहा है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करता है। तो चलिए ये बात भी सही है कि निरंतर परिश्रम से बुनियादी सहनशीलता में सुधार होती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए एक्सेलरेशन और रीजनिंग दोनों ही सही है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 में बात जो है पहली बात सही बताई गई है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि जो कारण है क्या एक ही सही कारण बता रहा है। देखिए प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। चलिए ये बात सही है। तो हम सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं एक बार। प्रशिक्षण की निरंतर जो है विधि बुनियादी सहनशीलता में सुधार करती है और लंबी दूरी के दौर में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी है। बात सही है। तो यहाँ पर ये बात भी सही करता है, यानी इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा कि दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण यहाँ पर कर पा रहा है। तो ऑप्शन आंसर जो होगा ए होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है आइसो और मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आइसो का मतलब क्या होता है और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। व्हाट डू मीन बाय द आइसो एंड मैट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो एंड मैट्रिक। ऑप्शनों पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर बोलता है ए आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। बी कह रहा है आइसो का अर्थ होता है परिवर्तन और मैट्रिक का अर्थ होता है आकार। सी कहता है आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है वेग। डी कहता है आइसो का अर्थ होता है आकार और मैट्रिक का अर्थ होता है स्थिरांक। तो यहाँ पर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो किताब में हमने पढ़ा था कि आइसो का मतलब होता है स्थिरांक, ये बात तो सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है इसी प्रकार को दिख रहा है मुझे। आइसो का अर्थ स्थिरांक ए ऑप्शन में भी दिख रहा है और सी में दिख रहा है। अगर आपको मैट्रिक का मतलब पता होता कि इसका अर्थ क्या होता है तो बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो जवाब। और जैसे मैंने पढ़ा भी है कि यहाँ पर मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। देखिए लंबाई है किसी में, तो लंबाई सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो डी सी बी जो है सब रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन व्यू भी आ जाता है क्वेश्चन तो समझना है कि आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। समझ में आया। आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि यह 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा किस पे डिपेंडेबल होती है। 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष यानी वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा किस पर निर्भर करती है। यू नो दैट द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute. You know that question is very clear. It is the amount of blood pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute here. ए उसे हम रक्तचाप कहेंगे या बी कार्डियक आउटपुट कहेंगे या सी रक्त की मात्रा या डी दोनों ए और बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर है इसका कार्डियक आउटपुट यानी ऑप्शन बी सही है। और बी के साथ हम जा सकते हैं कार्डियल आउटपुट जो रक्त की मात्रा को निर्धारित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निर्धारित कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीचे दिए गए
चित्र को पहचान करना है आपने। जो नीचे आपको चित्र दिख रही है, इसमें किस तरह की जो है गतिविधियों को शो की गई है। देखिए पहला में तो ये बोल रहा है, पहले बॉल के लिए ये बात लिखी गई है, विद नो आउटसाइड फोर्स और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी नॉट अ मूव। कोई आउटसाइड जो है इसमें कोई भी बल नहीं लग रही है, इसलिए जो स्टेशनरी ये दी गई है वो मूव नहीं कर रही है। दूसरा कहता है विल नो बी आउटसाइड फोर्स और मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी नॉट स्टॉप। कोई दूसरा चीज नो आउटसाइड कोई आएगा नहीं फोर्स, तो ये मूविंग वस्तु जो है रुकेगी नहीं, दौड़ रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द गिवन बिलो on your screen. The pictures are the most important here, and written here first of all to show here with no outside force or steady box will be not move. There is not a outside force here, and second study here with no outside force a moving object will be not a stop here. It means here examiner asks the question who the law is apply on this. द ऑप्शन ए, क्या यहाँ पर गति का पहला नियम लग रहा है, या बी गति का दूसरा नियम, या सी गति का तीसरा नियम, या डी प्रभावी का नियम। जो उन बच्चों ने गति के नियमों का अध्ययन किया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों गति के नियम जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो देखा जाए इस क्रिया में गति का दूसरा नियम लग रहा है, यानी ऑप्शन बी पे आप जा सकते हो। गति का यहाँ पर दूसरा नियम जो है अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण कोई वस्तु अगर वो मूविंग अवस्था में है तो वो मूविंग करता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो इसका मतलब गति का दूसरा नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दूसरे नियम के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। आपको जो है इसमें सही उत्तर को जो है जांच करना है। सूची 1 और सूची 2 में यही बात दर्शाई गई। सूची 1 कहता है कि बहिमुखता जो उत्साह को रिप्रेजेंट करता है, कर्तव्य निष्ठा जो है जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करता है, और सहमतता जो है दयालु व्यवहार को बताता है, और मनोविक्षुकता भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोड 1 2 3 4 दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, तो पहला क्रम कौन सी होगी, दूसरा क्रम कौन सी होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो दैट द क्वेश्चन इज मैच अ लिस्ट 1 and 2 and the select the correct answer for the coded given below here. The list 1 and list 2 here. List 1 is the first here extra versions. The other list 2 is the enthusiasm, and second here consciousness and the say responsible, and the third here agreeableness. That is the third is a health compassionate behavior, and neuroticism is a emotional stability. You know that question is very interesting. देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए वही मुख्यता जो है उत्साह को प्रोत्साहित करता है, ये बात तो सही है और इसकी मिलान भी सही है। कर्तव्य निष्ठा जो है जिम्मेदारी को ही रिप्रेजेंट करती है, और सहमता जो है दयालु व्यवहार को, मनोविक्षुकता जो है भावनात्मक स्थिरता को। तो इसका मतलब देखा जाए 1 2 3 जो है सही क्रम में है, और इसका कोड भी क्रम है, और इसका जो है इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आना एक आम सी बात है, इसको समझना है, विचार करना है और अच्छे से एनालाइज करना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा है यानी अभिकथन है, जिसे ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है कारण है, जिसको आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन है, अभिकथन यही कहता है यानी दावा यही है कि भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यहाँ पर दावा देखिए साफ है, कीवी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और यहाँ पर कारण ये बताई जा रही है कि यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में
लंबे समय तक ताज़ी सब्जियों और फल शामिल नहीं होती हैं। यानी यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जी और फलों को शामिल नहीं किया जाता है। इट मीन टू द हेयर or given below are the two statement, one of which is the label as a association A and the other is a label as a reason R. Association is here. Scurvy is causing due to the deficiency of vitamin C. You know that is association here. Scurvy is the causing due to the deficiency of vitamin C, and reasons here the disease set when to be died does not be included fresh vegetable and fruit for a long time. ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो कहता है कि दोनों ए और आर सत्य हैं। आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कहता है दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है गलत, ए गलत है और आर सही। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने की ज़रूरत है। समझिए, क्या इसकी भी विटामिन सी कमी कारण होता है? आपने कभी पढ़ा है? हाँ, ये तो बात सही है। इसकी भी विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये कथन सही है। अब कारण देखिए क्या है। यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जियां फल शामिल नहीं होता है। तो क्या ये बात सही है? देखिए बात तो सही है कि अगर आप हरा ताज़ा सब्जी और फल को अपने आहार में शामिल नहीं करोगे तो ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये किस सब्जी के कारण होती है और किस फल न खाने के कारण होती है, इस बात की यहाँ पर व्याख्या नहीं की गई है। अब सब्जी की बात की गई है, फल की बात की गई है, तो इसमें तो हर तरह की विटामिन पाई जाती है, लेकिन इसकी भी विटामिन सी के कारण होती है। और विटामिन सी किस में पाई जाती है? इस फल की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो देखा जाए यहाँ पर अभिकथन इसकी भी विटामिन सी कमी के कारण होता है, सही है। और कारण जो यहाँ बताई जा रही है, बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जियां और फल शामिल नहीं होते। देखिए बात तो यहाँ पर सही है, ये भी सही है, लेकिन जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। कारण जो है एक की व्याख्या नहीं करने में सक्षम है। मैंने भी बताया ना कि यहाँ पर एक बात मिसिंग है कि विटामिन सी। देखिए हमें यहाँ पर इसकी भी बीमारी के कारण बता दिया विटामिन सी, लेकिन विटामिन सी किस किस फलों में पाया जाता है और किस सब्जियों में, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बोला गया कि ताज़ी सब्जियां और फल शामिल नहीं होते हैं। ये तो बात सही है कि ताज़ी सब्जियां और फल हम शामिल नहीं करेंगे तो बीमारी होगा, लेकिन किस सब्जी और किस फल की बात किया जा रहा है, तो इसी का कारण जो है ये सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करने में सक्षम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में डैश कैलोरी होती है। देखिए ये बात आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी हमें प्राप्त होती है। हमें तो पता है, आपको ये बात नॉलेज होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे, और जो शहरी क्षेत्र में होते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब 2100 किस प्रकार कैलोरी हमें प्राप्त होगी, इसी गणना हम कैसे करेंगे जब आपको ये पता होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो उसी हिसाब से आप खाओगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो क्वेश्चन है यह 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट contain a dash calorie. You know that 1 gram of carbohydrate contain a dash calorie here. ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी कहता है 5। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है आपको पता है? अगर पता होगा तो कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, मेरे से पहले बताइए आंसर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, सिर्फ 4 कैलोरी। अब देखिए हमें 2100 कैलोरी तक पहुँचना है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो सोचिए और विचार कीजिए कि आगे क्या होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। मधुमेह तो आपको पता ही होगा, डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ भी नहीं पता है तो शुगर की बीमारी। तो कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित होती है, किसके कारण जो है मधुमेह या डायबिटीज़ होती है। तो क्वेश्चन इज क्लियर हियर, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। यू नो दैट विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। ए अंतस्वेत ग्रंथि होती है, बी कहता है प्यूटरी ग्लैंड होती है, सी कहता है अग्नाशय, डी कहता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा विश्व जो है आज मधुमेह बीमारी से ग्रसित है। पहले भी होती थी लेकिन इतनी अधिक अमाउंट में नहीं होती थी जितने आज के समय में है। आज तो हर दूसरा व्यक्ति जो है डायबिटीज़ के शिकार है। और मधुमेह यानी डायबिटीज़ में यही होता है दोस्तों कि अगर आपको कहीं चोट भी लग जाती है तो वो जो है आपके लिए सरदर्द बन जाती है, क्योंकि मधुमेह होने के कारण आपको वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। उसको हम चीनी की बीमारी भी कहती हैं। और डॉक्टर इसके लिए जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, आपने देखा होगा इंसुलिन देते हुए। तो यही हो जाती है, एक चारा रह जाती है। और ये लोग जो है जीवन में मीठा चीज़ों से बहुत ही अधिक परहेज़ करते हैं, मीठा चीज़ खाते भी नहीं अधिक है, क्योंकि अगर मीठा चीज़ खाएंगे तो इनकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो ये आपने प्रचार में भी देखे होंगे कि विदाउट शुगर वाला चीनी आजकल आ जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन किस ऑर्गन के कारण ये सब प्रॉब्लम आती है, देखा जाए तो आज शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी कहीं ना कहीं जो है आज लोगों की आलसी जीवन के प्रचालक है। आज लोग जो है मेहनती कार्य नहीं करना चाहते। आप देखिएगा जो मजदूर लोग होते हैं उनको तो मधुमेह कभी होता भी नहीं है, क्योंकि जितना भी खाते हैं उनका जो है पसीनों में ही निकल जाता है। देखिए बैठे बैठे रहने से ही ये बीमारी सबसे अधिक सताती है, उन्हीं लोगों को सताती है जो बैठे रहते हैं, जो मेहनत करते हैं उनको कभी नहीं सताती है बीमारी। और इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, आपकी शुगर के लेवल बढ़ जाता है। देखिए 100 के आसपास जो है शुगर होना बहुत अच्छी बात है, 100 के आसपास रहता है। 80 से 100 जो है जनरली होना ही चाहिए और सभी व्यक्तियों में होता है। अगर नहीं होगा तो इंसान जीवित रह ही नहीं पाएगा शुगर के बिना। लेकिन कहते हैं अगर जो लेवल से अधिक बढ़ जाता है तब सरदर्दी हो जाता है, 100 से 120 के आसपास जाता है तब आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता बढ़ जाती है। और आपको बता दूँ, अगर आप खाली पेट होते हो तो आपका शुगर लेवल डाउन होती है, अगर खाए हुए रहते हो तो शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो देखा जाए इन सब का सबसे बड़ा कारण जो ग्रंथि बनती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अगर अग्नाशय ग्रंथि के कारण होता है कि ये जो होता है इंसुलिन छोड़ना बंद कर देता है, और इंसुलिन न छोड़ने के कारण जो है हम डायबिटीज़ से यानी मधुमेह से हम पीड़ित हो जाते हैं। तो वो ग्रंथि है अग्नाशय। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है टीम की सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होता है। आज क्वेश्चन रिपीटिंग हियर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन टू द नंबर ऑफ मैचेस in a legal fixture for an even number of team? You know that question is very clear. What is the formula to determine to the number of matches in the league fixtures for the even number of team? तो देखा जाए ऑप्शन ये बोलता है कि n+1/2 हम लगाते हैं सम के लिए फार्मूला। बी कहता है n-2/2 लगाते हैं। सी कहता है n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट अपॉन 2 कहता है। डी कहता है n ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। देखिए ये जो होती है टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच की संख्या निर्धारित करने का सूत्र है। ये तो क्या सूत्र है, देखिए ऊपर के दोनों का जो सूत्र है हमने इसमें बाय इसके जो है हमने टीमों को फिट करना है, 2 भागों में बांटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ए और बी जो है, ठीक है। और देखा जाए तो सम संख्या और विषम संख्या के लिए हम नीचे यूज़ करते हैं। तो आपको नीचे 2 ही सी और डी ऑप्शन है, उसी में से आपको चुनना है कि सम संख्या के लिए लीग मैच में हम संख्या निर्धारित कैसे करते हैं। ऊपर तो चलिए जो है डिवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, बहुत इजी है। नंबर अगर मान लीजिए 18 है, इवन नंबर नहीं, ऑड के लिए यूज़ की जाती है, इवन के लिए नहीं होती है। क्योंकि इवन देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर इवन नंबर अगर आप 2 रखते हो, चाहे आप 10 ही रखो तो 11 हो जाएगा, और 11 को डिवाइड करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर तो हम इसका यूज़ ही नहीं कर सकते। इसका जो है विषम संख्या के लिए दोनों फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ए और बी का।
तो यहाँ पर सिर्फ सी और डी ऑप्शन रह जाता है। तो जनरल सी बात, अगर सम संख्या की बात की जा रही है, सम संख्या की, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्या आप बता सकते हो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपने पढ़ा होगा, समझ होगी तो जरूर बताओगे। तो मैं बता दूं, टीमों की जो है सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने की सूत्र जो है n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है। क्वेश्चन है कि एक प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूल के सही शिक्षक श्री गोपी ने पिक्चर की उचित ड्राइंग के बाद अपने परिसर में एक इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इंटर स्कूल कबड्डी पैटर्न का टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए प्रबंधन और प्रिंसिपल से सलाह भी ली है, लेकिन सही शिक्षक को इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नेशनल कबड्डी रेफरी एसोसिएशन से चर्चा किया है। आपका क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? आप यहाँ पर मिस्टर श्री गोपी को जो है बता सकते हो कि भाई कौन सा आप यहाँ पर जो है आप खेल सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट कबड्डी हो सकती है। यू नो दैट क्वेश्चन हियर मिस्टर गोपी, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ रैप्ट ऑफ सीबीएसई स्कूल, हैज डिसाइडेड टू बी a conduct on the inter-school kabaddi tournament in the premise after the proper drawing of picture. He consulted to their management and principal to be conduct to be tournament of inter-school kabaddi pattern. But the physical education teacher was not aware to the inter-school kabaddi tournament. So he discussed with the National Kabaddi Reference Association here. You know that your answer here. Questions here, which of the following is the best method to organize this kind of tournament? तो ऑप्शन है, क्या हम उनको ये सलाह दे सकते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट करवाएं, या बी लीग टूर्नामेंट करवाने की हम सलाह दे सकते हैं, या सी संयोजन टूर्नामेंट, या डी राउंड रेवन टूर्नामेंट? तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने के लिए ज़रूरी है और विचार करने योग्य भी है। तो आप बता सकते हो कि मिस्टर गोपी को कि आप लीग टूर्नामेंट कीजिएगा तो ये बेटर रहेगा इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के लिए। तो आप बी ऑप्शन के सुझाव दे सकते हो, लीग टूर्नामेंट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसकी जानकारी जो है आने वाले क्वेश्चन आंसर में आपको मिलेंगे। तो आपको जो है अच्छे से सारे वीडियो को देखना है। आने वाले जो है आपके क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे इसके आगे के रहेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसमें जो है हमारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्व रखेगा। तो इसके लिए आपको जो है त्रिपाण के साथ बने रहना है, ठीक है, और बने रहने के साथ सब्सक्राइब भी करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल प्रबंधन के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा में शारीरिक गतिविधियों की आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। इनमें से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के परिणाम में से एक नहीं है? यानी इसमें से कुछ अच्छे परिणाम दिए गए हैं, लेकिन आपको जो है उस परिणाम को ढूंढना है जो सही विकल्प के रूप में नहीं है। तो क्वेश्चन है यार, स्कूल मैनेजमेंट नीड टू बी रिकॉग्नाइज द एसेंशियली प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी in a children with a special need? You know that option here, क्या ए आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए, बी सहन शक्ति में सुधार, या सी अवसाद में वृद्धि, या सी बेहतर हाथ आंख अभिनवन? ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझने योग्य है और विचार करने लायक है कि स्कूल प्रबंधन के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सही शिक्षा की आवश्यकता, स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के लिए परिणामों में से एक नहीं है, हमसे नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए आत्म में सुधार करना, देखिए आत्मविश्वास सुधार करना हर एक सही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होती है कि बच्चों में आत्मविश्वास में सुधार करें। सहन शक्ति में सुधार करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो बहुत लंबे दौड़ सकते हैं, लंबा कार्य कर सकते हैं।
अवसाद में वृद्धि। देखिए ये बात कहीं यहाँ तक सही नहीं लग रही है। बेहतर हाथ और आँख समय व्यय ये भी जरूरी है, लेकिन सी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट भी हुआ है। डी आपको ऑप्शन जो यहाँ पर सी लगे हुए हैं तो उसको लास्ट को डी ही समझिए। ये हो जाता है मिसप्रिंट तो इसको टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर सी है, अवसाद में वृद्धि। ठीक है, दूसरा वाला सी को मत समझना, वो डी ऑप्शन है। ओके, यहाँ मिसप्रिंट हो जाती है क्योंकि कहते हैं ना मेहनत करने में थोड़ा मिसप्रिंट होना स्वाभाविक बात रहती है। ठीक है, तो आप बेहतर हाथ आँख अवनमन जो है डी ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ सी ऑप्शन है, अवसाद में वृद्धि। हम किसी व्यक्ति में ये बात कभी नहीं चाहेंगे कि उसके अवसादों में वृद्धि हो, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मासिक धर्म चक्र यौवन पर शुरू नहीं होती है तो स्थिति को हम क्या कहा जा सकता है। मासिक धर्म आपको पता होना चाहिए कि मासिक धर्म होता क्या है। देखिए जब बच्चे पॉवर्टी की लाइन में जाते हैं, जब वो 13 से 14-15 साल में रहते हैं लड़कियों में, तो उनको मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है, यानी जिसे हम पीरियड का नाम देते हैं। ये 14 से 15 साल 13 साल के बच्चों का जनरली होना स्टार्ट हो जाता है। और मान लीजिए उनको मासिक धर्म चक्र यौवन शुरू में नहीं होता है, तो इस स्थिति में होने वाले जो है प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यदि मासिक धर्म चक्र यौवन पर शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। इफ द मैच्योरेशन साइकिल डज नॉट बी बिगिन एट द पॉवर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड, you know that question here, if the maturation cycle does not be begin at the poverty the condition is called, क्या उसको हम ये प्राथमिक अमनोरिया कहते हैं या भी माध्यमिक अमनेरिया कहते हैं, या सी गोलियोमनेरिया कहते हैं, या उसे कष्टतावर्य कहते हैं, यानी कष्टतावर्य। तो क्या कहते हैं इसको हम? अगर मान लीजिए किसी बच्चों में यानी लड़कियों में 13 से 14-15 साल में अगर मासिक धर्म नहीं शुरू होती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर साफ और क्लियर है। तो देखा जाए इसको हम प्राथमिक अमनेरिया कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, प्राथमिक अमनेरिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में आयु वर्ग की सीमा क्या होती है। आपने ये टेस्ट भी पढ़ा होगा। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में जो आयु की वर्ग रखी जाती है वो क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज, द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज इज ग्रुप इज A 60 to 94, B 55 to 79, C is 65 to 95, and D 50 to 90. You know that question is very interesting. देखा जाए तो काफ़ी महत्व रखेगा कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण आयु वर्ग कितनी होती है। तो इसका जनरल सी यहाँ पर आंसर है 60 से 94 साल होती है, यानी 60 to 94। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। तो ऑप्शन ए 60 to 94। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्लोफोसिस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एक क्लोफोसिस होती है तो उसको हम किस और रूप में जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। द क्वेश्चन हियर, क्लोफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या इसे हम हेलो बैक कहते हैं, या बी हंच बैक कहते हैं, या सी कब बैक कहते हैं, या डी दोनों, ए और बी। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है। तो देखा जाए क्लोफोसिस को हम हंच बैक कहते हैं। क्लोफोसिस का दूसरा नाम जो है हंच बैक है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, किस टूर्नामेंट को राउंड रिबन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। किस टूर्नामेंट को राउंड रिबन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? दिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड रिबन टूर्नामेंट। यू नो दैट दिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड रिबन टूर्नामेंट।
क्या ए लीग टूर्नामेंट को कहते हैं, या बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को कहते हैं, या सी नॉकआउट टूर्नामेंट को कहते हैं, या डी चैलेंज टूर्नामेंट को कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आंसर देखिए इसका है कि राउंड इवेंट टूर्नामेंट को जो दूसरा नाम है वो लीग टूर्नामेंट है, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी हम राउंड इवेंट टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष में आ गया है जो अंतिम है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना को उद्देश्य में से एक नहीं है, यानी योजना के अंतर्गत ये नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही साफ और क्लियर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हियर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन इज द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हियर। कह रहा है क कह रहा है रचनात्मक बढ़ाने के लिए, ख कह रहा है कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, ग कह रहा है गलतियों की संभावना बढ़ाना, घ कहता है खेल योजना को बढ़ाना। अब देखिए जब ऑप्शन हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ट्रैक कर जाती है कौन सा आंसर सही होगा। इसमें बोला है कि कौन सा योजना के उद्देश्य में एक नहीं है, और योजना के उद्देश्य में क्या नहीं हो सकता। रचनात्मक को बढ़ाने के लिए रचनात्मक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी खेल की जो है गुण बढ़ेगी। कार्य कुशलता में बढ़ाने के लिए भी बात सही है, लेकिन हमसे यहाँ पर गलती पूछ लिया है कि भाई इसमें से कौन सा जो है हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या ये हो सकता है, ये गलतियों की संभावना बढ़ाना। कौन चाहेगा कि आप बार बार गलतियाँ करें और बार बार जो है टीम को हराएं। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही है, यानी ग ऑप्शन यहाँ सही है। गलतियों की संभावना को बढ़ाना, हमसे यहाँ पर गलतियाँ ही पूछ रखा है, नहीं ही पूछ रखा है। तो यहाँ पर ग यानी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है कहता है ताकत के लिए शारीरिक कारक बताइए। ताकत के लिए शारीरिक कारक कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ताकत के लिए शारीरिक कारक। तो देखा जाए ताकत शरीर की प्रतिरोध के खिलाफ काम करने की क्षमता होती है। ताकत जो होती है शरीर के प्रतिरोध के खिलाफ काम करने की एक क्षमता होती है, और इसके विभिन्न प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे ताकत, विस्फोटक ताकत, ताकत सहन शक्ति आदि। देखा जाए तो कोई भी अगर आप कार्य करते हो तो आप अपनी ताकत, जितने भी शरीर में ताकत होती है उतनी लगाते हो, और आपके शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सहनशीलता को, विस्फोटक ताकत को और अधिकतम ताकत को दर्शाता है। कि कोई भी अगर कार्य करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इंड्रेंस, यानी सहनशीलता। अगर सहनशीलता नहीं होगी तो वो कार्य को आप भली भांति करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो ये बात तो समझते हो ना आप भी। कोई व्यक्ति तभी तक कार्य कर सकता है जब जितना वो सह सकता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ताकत के लिए शारीरिक कारक कौन कौन से हो सकती हैं। तो ताकत के लिए शारीरिक कारक जो है अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत और सहन शक्ति आदि। प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के व्यायाम भी हो सकती है, तीव्रता और अवधि भी होती है। देखिए सभी तरह के जो एक्सरसाइज अगर आप करते हो हर तरह की क्षमता आपका विकास होता है। कोई व्यक्ति जो होते हैं अपने मसल्स पावर को बढ़ा रहे होते हैं, कोई अपनी स्टेमिना को बढ़ा रहा होता है। देखते हो बच्चे सुबह सुबह जो दौड़ने जाते हैं तो अपने दौड़ की स्टेमिना को बढ़ा रहे होते हैं, कोई अपना बॉडी मसल्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो यही बात है कि प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के व्यायाम, तीव्रता और अवधि होती है, इसलिए शारीरिक कारक विभिन्न होते हैं। क्योंकि सबके अपने अपने शरीर होते हैं, उनके अपने अपने कारक होते हैं, और सबके शारीरिक कारक जो होंगे भिन्न भिन्न होंगे। और अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर जैसा जैसा आप खेलते हो वैसे ही आपको ताकत की आवश्यकता होती है। किसी में अधिक विस्फोटक ताकत की आवश्यकता होती है और किसी में जो है बहुत ही साधारण ताकत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा मैच में जो बच्चे मैच खेलते हैं, जो बॉलिंग करते हैं, उनमें बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखा जाए तो आप देखते हो कि जो फास्टर बॉलर होता है उससे मुश्किल से 1-2 स्पेल करवाया जाता है स्टार्टिंग का, उसके बाद उनको ब्रेक दे दी जाती है और स्पिनर को ले लिया जाता है। स्पिनर में जो होती है उसमें ताकत की आवश्यकता अधिक नहीं होती है और थकावट नहीं होता है, लेकिन फास्ट बॉलर जो होता है उसमें ताकत की अधिक आवश्यकता हमें पड़ती है। तो देखा जाए तो अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है, और उसके अनुसार धीमी गति वाले फाइबर और तेज ट्विस्ट फाइबर के मिश्रण की आवश्यकता होती है। कि हमारे शरीर में कितने जो है फाइबर हैं, यानी धीमी गति वाले फाइबर कितने हैं
और तेज ट्विस्ट फाइबर की मिश्रण कितनी आवश्यकता होती है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आता है। आमतौर पर ताकत से संबंधित सभी खेलों में जहां अचानक ऊर्जा के विस्फोटक की आवश्यकता होती है, तेज चिकोटी फाइबर की उच्च प्रतिशत की आवश्यकता होती है। देखिए, कई खेल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है और इसे हम विस्फोटक शक्ति कहते हैं। ये विस्फोटक शक्ति का मतलब होता है कि अचानक हमें इतनी शक्तियों की आवश्यकता है। मान लीजिए हम दौड़ कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो होगा बहुत स्पीड से दौड़ेगा यानी विस्फोटक शक्ति लगाया है, और कोई जो होगा धीमी गति से चलेगा। तो अगर आप देखिएगा तो जो पहले बहुत तेज़ी से गति से दौड़ा था वो कुछ दूर जाकर थक जाएगा बहुत जल्दी, ये सहन शक्ति उसके पास इतनी नहीं होगी। लेकिन जो धीरे चल रहा है, स्टेमिना के साथ चल रहा है, वो उसको जीत लेगा। तो इसे विस्फोटक शक्ति कहते हैं, इसी को स्टेमिना कहते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेमिना के साथ जा रहे हो तो आप जरूर जीत जाओगे, लेकिन अगर आप विस्फोटक शक्ति लगाते हो तो विस्फोटक शक्ति कुछ ही समय तक होती है। आपने मैच में भी देखते हो, खिलाड़ी आता है और जब लास्ट ओवर बचता है तो फटाफट छक्का चौका मारने की कोशिश करता है, हर बॉल पे अपनी विस्फोटक शक्ति लगाता है। लेकिन देखते हो लास्ट में कितना अधिक विकेट भी गिरने लग जाते हैं, क्योंकि विस्फोटक शक्ति में जो है बंदा बहुत जल्दी थक जाता है और गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो यही बात यहाँ पर बात आता है। अगर इसके लिए हमें साधारण रूप में चाहिए तो तेज चिकोटी फाइबर की उच्च प्रतिशत की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें जो है अचानक ऊर्जा की विस्फोटक की आवश्यकता पड़ जाती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। लक्ष्य देखा जाए तो लक्ष्य एक ऐसी है जहाँ पर कोई भी अपने लक्ष्य रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लक्ष्य ही हमें मंजिल को निर्धारित करती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा और उस लक्ष्य के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लक्ष्य के निर्धारित पर एक टिप्पणी करनी है, उसको समझाने की कोशिश करना है। देखा जाए तो लक्ष्य निर्धारण एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक है, जिसमें हम अपनी मानसिक प्रशिक्षण के अंतर्गत हम अपना जो है गोल सेटअप कर लेते हैं। यानी लक्ष्य जो है निर्धारित एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक है, जिसका उपयोग किसी निर्दिष्ट समय के भीतर यानी कुछ निश्चित समय के भीतर किसी कार्य पर दक्षता के विशिष्ट मानक प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। देखिए, साफ शब्दों में इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लक्ष्य वो होता है जो एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक होती है, जिसमें हम एक पार्टिकुलर समय में यानी एक निश्चित समय में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वो लक्ष्य हर एक व्यक्ति का होता है। जैसे मान लीजिए आपके समक्ष कुछ समय है, उस समय के अंतराल में आपने जो है अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर को क्लियर करना है, और ये क्लियर तब हो पाएगी जब आपने अपना लक्ष्य रखा होगा, और इसके लिए जो है पुराने समय से यानी साल भर आपने मेहनत किया होगा, तो वो लक्ष्य आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन उठा के देखा भी नहीं है, कहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जो है सफलता प्राप्त आसानी से हो जाए, लेकिन वो तब होगा जब वो सोचेंगे विचारेंगे। तो यही बात यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मानव प्राप्त करने के लिए यानी उस दक्षता हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यानी आपके अंदर प्रतिबद्धता यानी आपको रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्य रखा है 90% का, तो आपको उसी प्रकार जो है अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाना है, यानी आपको उस पर खड़े उतरना है और उसको वहाँ पर जो है जाके हासिल भी करना है। अब सबसे पहले बात है कि लक्ष्य को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखा जाए लक्ष्य यह प्रदर्शन दक्षता के स्तर को स्थापित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्य क्या है कि यह प्रदर्शन की दक्षता को यानी आपके अंदर की कैपेबिलिटी को, आपके अंदर की योग्यता को, दक्षता को, स्तर को स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जिसे एक निर्धारित समय अवधि के भीतर उसे हासिल किया जाना चाहिए। यानी एक समय काल होती है, उसी समय में जो है उस लक्ष्य को आपको जो है उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है। उसे लक्ष्य निर्धारण के रूप में जाना जाता है, उसे ही हम लक्ष्य कहते हैं कि एक पार्टिकुलर समय में उस निर्धारित किए हुए लक्ष्य तक आपको पहुंचना है और उसको हासिल करना है, उसे ही हम लक्ष्य कहते हैं। देखा जाए तो इसने कर्मचारी में व्यायाम कार्यक्रमों, प्रतिस्पर्शी खेल और औद्योगिक संगठनों सहित कई संदर्भों में प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाने में प्रभावशाली साबित भी किया है।
यानी देखा जाए तो ये हर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, चाहे वो प्रदर्शन में हो या उत्पादकता को बढ़ाने में हो। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य रखा है वो हर जगह जो है कामयाब हुआ है। यह किसी व्यक्ति की आत्म प्रभाविकता को बढ़ाने और आंतरिक मूल्य के साथ कार्य को स्थापित करने के लिए एक आधार प्रदान करता है और एक आधार को सुनिश्चित करता है कि जब तक आपका लक्ष्य नहीं निर्धारित कीजिएगा आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। जो व्यक्ति पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं वो अपना जो है वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। तो यही बात है कि आंतरिक मूल्य के साथ कार्य को स्थापित करने के लिए ये जो है एक आधार प्रदान करता है। देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ साफ है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ आइसोकिनेटिक्स व्यायाम को समझाइए। क्वेश्चन समझ में बहुत ही आसान है। देखिए आपको आइसोटोनिक्स काइनेटिक एक्सरसाइज को जो है समझाना है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ आपने जो आइसोकिनेटिक व्यायाम के बारे में बताना है कि आखिर ये होता क्या है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। ठीक है, तो ये इसके जितने भी हो, चाहे आइसो है काइनेटिक्स हो, जो भी हो, सारे को आपको एनालाइज करना है, समझना है, और ये काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो आइसो काइनेटिक्स व्यायाम को जो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मोमेंट को सीधी देखी जा सकती है। यानी मोमेंट जो होता है आप इसको सीधा देख सकती हैं, ये नहीं कि मोमेंट को आप नहीं देख सकती हैं। जो अगर आप मोमेंट करते हो देख सकती हो। इसी की तो एक खासियत है कि ये ऐसा व्यायाम है जिसमें मोमेंट को हम यानी गतिविधियों को हम सीधा देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि आइसोटोनिक जो व्यायाम में मांसपेशियां सुडौल होती है, यानी मांसपेशियों की टून जो है काफ़ी मजबूत बनती है और मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है। अच्छा बताइए, आपके स्कूल में या आपके टीचर ने या आपके माता पिता क्या कहते हैं? अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो क्या कहते हैं? बच्चे सुबह सुबह दौड़ा करो, एक्सरसाइज किया करो, इससे मसल टोन बढ़ते हैं। और यहाँ पर आइसोकिनेटिक्स व्यायाम जो होती है इसी तरह की व्यायाम है जिससे हम अपनी लंबाई को, अपनी मांसपेशियों को हम बढ़ा सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आइसोटोनिक्स व्यायाम से मांसपेशियां सुडौल होती है, मांसपेशियां में कसक आती है। ठीक है, और ये मांसपेशियों की लंबाई को भी बढ़ाती है। और देखा जाए तो जब खेल की बात आती है तो ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जब खेल की बात आती है तो देखते हो जो बच्चे स्पोर्ट में होते हैं या जो खिलाड़ी स्पोर्ट में संबंधित होते हैं वो हर समय एक्सरसाइज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चलता रहता है। इवन कि देखा जाए तो वार्म अप भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इवन देखा जाए तो वो दौड़ भी लगाते हैं क्योंकि उनको जो है दौड़ लगानी होती है, इससे उनकी मसल टोन में काफ़ी वृद्धि होती है। तो ये आइसोकिनेटिक्स व्यायाम की सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यह विधि ताकत विकसित करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इससे आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, आपके अपनी स्टेमिना बढ़ा सकती हो और अपनी ताकत को काफ़ी अच्छा विकास कर सकती हो, और ये एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसका उदाहरण भी देखना हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। और देखा जाए तो आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण में हम मौके पर जो हम दौड़ते हैं, कूदना होता है, वजन प्रशिक्षण अभ्यास जो है कैलिस्थेटिक्स व्यायाम शामिल होते हैं। तो ये सारे व्यायामों को जो है यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और इसको शामिल किया जाता है आइसोटोनिक्स व्यायाम में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यायाम है। इसको करने से हमारे मसल्स में काफ़ी सुडौल बनते हैं, मजबूत बनते हैं, हमारे मसल्स में लंबाई काफ़ी बढ़ती है, इसमें स्ट्रेंथ आती है, मजबूत होती है। और सबसे अच्छा जो है इसमें व्यायाम के रूप में देखा जाए उदाहरण के तौर पर तो दौड़ते हो, कूदते हो, वजन के प्रशिक्षण का अभ्यास करते हो, वजन उठाने वाले करते हो, और बहुत से ऐसे एक्सरसाइज है जो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना है और अपने कॉपी पे लिखना भी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता। देखा जाए तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिटनेस का निर्धारण करने वाले हृदय श्वसन कारकों पर एक बिंदु हमें लिखना है, यानी हमें बताना है कि फिटनेस का निर्धारण करने वाले हृदय श्वसन कारकों कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि फिटनेस को निर्धारित करने वाले हृदय श्वसन कौन कौन से कारक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हृदय प्रणाली को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। सब प्रथम जो है हृदय है, दूसरा है रक्त वाहिकाएँ, और तीसरा जो है रक्त। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं
फिटनेस को निर्धारित करने वाले कारकों के रूप में। देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि हृदय हो, रक्त वाहिकाएं हो या रक्त हो, इन सब का कार्य प्रणाली यही होता है कि शरीर में विभिन्न विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व को जो है पहुंचाना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपचर अपशिष्ट पदार्थों को हटाना भी इसी मार्ग द्वारा संभव हो पाता है। इवन देखें तो हार्मोन और अन्य अणुओं का परिवहन करना, थर्मल रेगुलेशन का समर्थन करना और शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित को नियंत्रित करना अंत में जो है प्रतिरक्षा कार्य को विनियुक्त भी करती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह कार्य प्रणाली है कि ऑक्सीजन पोषक तत्व को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उनको जो है निपटान करना और हार्मोन और अन्य अणुओं को परिवहन करना, ये इन्हीं तीनों का कार्य होता है, हृदय का, रक्त वाहिकाएँ का और रक्त का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र का जो मुख्य पार्ट होते हैं, जो श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण भागों में जो नाक, गुहा, ग्रासनी और स्वर तंत्र, श्वसन नली, ब्रोकाई ऑन द फेफड़े, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होते हैं श्वसन तंत्र के और इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखा जाए तो वायु मौखिक गुहा के माध्यम से ही श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं, यानी जो है मौखिक गुहा के माध्यम से जो है श्वसन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके प्रमुख कार्यों में फेफड़े तक हवा पहुंचाना और गैस ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना शामिल होता है। और देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है शरीर से बाहर करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है। हवा और रक्त के बीच और रक्त पीएच को जो है नियंत्रित करना भी इसी के अंतर्गत जो है सम्मिलित रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। श्वसन तंत्र जो है जिसमें नाक, गुहा, ग्रासनी, स्वर तंत्र और श्वसन नली, ब्रोकाई और फेफड़े सम्मिलित होते हैं और इनका प्रमुख जो है माध्यम से जो है शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बाहर निकालना और ऑक्सीजन को जो है अंदर करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली रहता है। और इवन देखिए तो रक्त के बीच और रक्त पीएच को भी नियंत्रित करना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। यहाँ आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि 600 मीटर दौड़ और पैदल चलने की प्रक्रिया को स्कोरिंग को समझाना है कि 600 मीटर की दौड़ और जो हम वॉकिंग करके जो प्रक्रिया होती है और स्कोरिंग किस प्रकार होती है, तो इसको समझाना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अलग लग रहा होगा, बहुत ही समझ से परे होगा, लेकिन कहते हैं एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को महत्वता देता है जहाँ पर बच्चों की अपनी समझ लगानी होती है और अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आपसे सिंपल से पूछ लिया गया है कि 100 मीटर की दौड़ और वॉक की प्रक्रिया को और उसके स्कोरिंग को आपको समझाना है। तो सर्वप्रथम हम देखें तो प्रोसीजर, अगर 600 मीटर की दौड़ अगर आप करते हो तो उसकी क्या प्रोसीजर होता है, क्या कार्य प्रणाली होती है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि प्रतिभागियों को 600 मीटर की दौड़ का निर्देश दिया जाता है। सबसे पहले तो यही बात होती है कि 600 किलोमीटर की दौड़ को निर्देश दिया जाता है सबसे तेज़ संभव गति से, यानी जितना हो सके आपने जो यहाँ पर गति का उपयोग करना है और अपने जो है डेस्टिनेशंस पे पहुँचना है जहाँ पर आपको पहुँचने की जो है लक्ष्य निर्धारित की गई है, जो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिभागी संकेत पर शुरू करते ही तैयार शुरू कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे उनको संकेत मिलता है वो दौड़ना जो है शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। और जैसे ही वे समाप्ति रेखा पार करते हैं प्रतिभागी को बीता हुआ समय घोषित कर दिया जाता है, यानी यहाँ विजेता जो है घोषित करने का प्रावधान है। जब आप समाप्ति रेखा पार करते हो तो उसी समय जो सबसे पहले रेखा पार करता है उसको जो है विजय घोषित कर दी जाती है। इवन देखें तो पैदल चलने की अनुमति भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसके उद्देश्य से कम समय में दूरी तय करना होता है। पैदल चलने का भी एक कॉम्पिटिशन होती है, लेकिन उसको कम से कम समय में जो है दूरी तय करने की यहाँ व्यवस्था किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके पश्चात अगर हम बात करें स्कोरिंग की तो कहते हैं स्कोरिंग पूरा होने में लगने वाला समय होता है कि आपने कितना स्कोरिंग जो है हासिल किया है, यानी आपने दौड़ा है या चला है
उसमें कितना मिनट और कितना सेकेंड लगा है, उसको हम स्कोरिंग कहते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जितना आपका स्कोरिंग होता है उतना आपके लिए बेहतर होता है और उतने ही जीतने की चांसेस जो होता है बढ़ जाती है। तो स्कोरिंग का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ये मिनट और चंद सेकेंडों का जो है यहाँ पर फासला होती है, जहाँ पर आपको जो है विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही साफ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थों के सेवन के महत्व को समझाइए। देखिए आपने गेम तो देखी होगी, उसमें जो है तरल पदार्थों का कितना महत्वपूर्ण बैलेंस होता है। आप देखते हो, कोई भी मैच देखते होगे तो खिलाड़ी जो है बीच बीच में तरल पदार्थों को लेते हैं। तरल पदार्थ का मतलब दोस्तों ये होता है कि पानी, जूस, ऐसे पदार्थों के लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं? अगर आप मैच भी देखते हो, क्रिकेट मैच भी, तो हर 15 ओवर जो 16 ओवर के बाद देखिए कि वहाँ पर ड्रिंक ब्रेक की जाती है। तो क्यों जो है ड्रिंक ब्रेक होती है? और बहुत से खिलाड़ियों को देखोगे कि अगर दौड़ रहे होते हैं तो रास्ते में जो है पानी की व्यवस्था कर रखे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों ज़रूरी है? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन कहते हैं समझ वाली होती है और सोचने वाली होती है, और यही बात आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थों के सेवन के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए हम सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं से निपटना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी जब हम सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं का निपटाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एवं देखें तो व्यायाम और प्रशिक्षण के दौरान मुख्य उद्देश्य पानी का संतुलन बनाए रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जब तक बैलेंस नहीं बनेगा हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। कहते हैं शरीर के तापमान को नियंत्रित करना काफ़ी महत्व रखता है और सामान्य रक्त शर्करा को सतर्क को जो है बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इवन देखें तो थकान को कम करना होना चाहिए, क्योंकि जितना अगर आप थकान को कम कर लेते हो किसी प्रतियोगिता के अंतर्गत तो उससे जो है आप अच्छे से अच्छे करने में सक्षम हो जाते हो। इवन देखें तो व्यायाम के दौरान द्रव्य संतुलन और शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने के लिए व्यायाम के दौरान पसीने के माध्यम से जो पानी निकल जाता है उसे बदलना भी होगा, क्योंकि देखिए जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ खेलते हैं तो हमारे शरीर से बहुत से तरल पदार्थों जो होते हैं बह जाते हैं। अगर इन तरल पदार्थों को अगर हम सेवन करके दोबारा नहीं शरीर में बैलेंस बनाए तो हम जो है डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या दौड़ते हैं या मैच खेलते हैं तो हमारे शरीर से जो है गर्मी पैदा होती है और बहुत से तरल पदार्थ जो है हमारे शरीर से निकल जाते हैं पसीने के अंतर्गत। अगर पानी के मेंटेनेंस नहीं बनाते हो तो इस जो होता है हमारे शरीर के लिए अनबैलेंस हो जाता है और आप डिहाइड्रेशन शिकार भी रहते हो। इसलिए प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थों का सेवन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके समक्ष जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्व रखता है। जो CWSN के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है उनके लिए कि CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की किन्हीं 3 राजनीति की व्याख्या करना है। यानी 3 प्रकार से हमें व्याख्या करना है कि CWSN के व्यक्तियों के लिए हम जो है शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार जो है सरल बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। और CWSN देखा जाए तो वो व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी रूप से जो होते हैं उनके शरीर में कुछ न कुछ की कमियां होती ही होती है। और सबसे पहले अगर उनसे हमें समक्ष अपनी बातों को रखना है या समझना है तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन की जो है विचारधारा समझना होगा, यानी संचार। कहते हैं संचार वो माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो CWSN के कोटे वाले विद्यार्थियों के लिए संचार काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो गतिविधियां स्थान, संसाधन, व्यक्ति या गतिविधियों में किसी भी बदलाव के बारे में अग्रिम जानकारी स्पष्ट रूप से जो है संपोषित की जानी चाहिए कि संचार के अगर माध्यम हमें अच्छा बनाना है तो उस व्यक्ति के
गतिविधियाँ, स्थान और संसाधन और व्यक्ति की क्या उसमें खामियां और क्या उसमें जो अच्छा है, उन सभी बातों को जो है संचार के माध्यम से जो है स्पष्ट करना जरूरी होता है। देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की सही गतिविधियों को करने के लिए मौखिक दृश्य और सहकर्मी शिक्षण जैसी विभिन्न निर्देशात्मक राजनीतियों का उपयोग किया जाना भी चाहिए, ताकि बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सके। क्योंकि जब तक मौखिक और दृश्य और सहकर्मी शिक्षण नहीं होगी, तब तक जो है इनकी बातों को समझना संभव नहीं होगा, और ऐसे बच्चों को भाग लेने का जो है अवसर मिलना भी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। दूसरी बात यही आती है स्थान। देखा जाए तो स्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है CWSN बच्चों के लिए, और कहते हैं इनके शरीर विकलांगता वाले लोगों के लिए स्थान सुलभ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति विकलांगता से शिकार होते हैं उनके लिए स्थान का सुलभ होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और शारीरिक गतिविधियों का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखिए तो गतिविधियों के लिए स्थान व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी जिस स्थान पर गतिविधियां करवाना है वो स्थान व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी उस जगह किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अधिक गर्मी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अधिक ठंड नहीं होना चाहिए, और उनकी फर्श की जो वहाँ पर बनावट होना चाहिए वो भी अलग होना चाहिए, और दर्शक भी। तो ये सारे चीज़ें जो है ऐसे CWSN के विद्यार्थियों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए इन सब चीज़ों को बातों का जो है ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर देखें हम जो है घरेलू अंतर्गत जो इंडोर स्थान से शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है। यानी देखा जाए तो घर के क्षेत्रों में इन सब बातों का जो है सही तालमेल बिठाना इन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि घर ही उनका प्राथमिक शिक्षा केंद्र होता है, और यहाँ पर इन सब बातों का तालमेल बिठाना काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखें तो तीसरा उपकरण यही है कि उपकरण, तीसरा जो है समस्याएं रहती है उपकरण की। कहते विभिन्न क्षमता स्तरों वाले बच्चों और युवाओं के बीच शारीरिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी के साथ साथ उपयुक्त उपकरण की कमी और भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक अच्छे यहाँ पर प्रशिक्षक नहीं होंगे, प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों में जो है तालमेल बैठाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य रहेगा, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है तालमेल बैठाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण ले सकता है तो वो है उपकरण, और उपकरण काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता है। तो देखा जाए तो ये तीनों बात जो है CWSN के विद्यार्थी बच्चों और लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं गैर पोषक खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे हैं। ये कभी आपने सुना है? जो गैर पोषक पदार्थ होते हैं उनके फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो आपको जो है जिनमें फ़ायदा नहीं भी होता है उसके भी फ़ायदे आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि गैर पोषक, जिनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, उन खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमारे शरीर के लिए हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तो यही क्वेश्चन भी हमें बता रहा है कि गैर पोषक खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे होते हैं। सब प्रथम अगर हम बात करें तो फाइटोकेमिकल देखा जाए तो पौधे द्वारा उत्पादित रासायनिक यौगिक होता है। ये फाइटोकेमिकल जो होता है हम पौधे से प्राप्त होती है, होता तो केमिकल है लेकिन फिर भी ये पौधे से प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जो आमतौर पर उन्हें प्रतिद्वंदियों, शिकारियों या रोगजनकों को पनपने या विफल करने मदद करते हैं। ये जो है फाइटोकेमिकल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रतिद्वंदियों, शिकारियों और रोगजनकों को पनपने से जो है हमारे शरीर में विफल कर देते हैं। लेकिन ये है गैर पोषक तत्व, फिर भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और देखा जाए तो यह नाम ग्रीक फाइटन से आया है, जिसका अर्थ ही होता है पौधा, यानी इसे पौधे से प्राप्त की जाती है। इसलिए ये गैर पोषक पदार्थ होने के पश्चात भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके पश्चात देखें हम एंथोसायनिन देखा जाए तो एंथोसायनिन के अंतर्गत ये भी एक जो है गैर पोषक तत्व है, लेकिन इसके अंतर्गत आता है अंगूर, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी,
को जो है उसका गहरा रंग देती हैं। देखा जाए तो एंथोसायनिन के कारण ही जो आपको इतने सारे अंगूर, ब्लूबेरी, कैनोबेरी सब दिखते हैं, उसमें जो गहरा रंग होता है इसी केमिकल के कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। और ये भी एक गैर पोषक पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये फायदेमंद है। उसके पश्चात आता है फ्लेवोनोइड्स। फ्लेवोनोइड्स या हम इसे आइसोफ्लेवोनस भी कहते हैं। और देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है ये सब्जियों, फलों और सोयाबीन के छोले जैसे अनाज में पाए जाते हैं और कुछ हद तक ये एस्ट्रोजन की तरह काम भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन है गैर पोषक तत्व, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी फायदा होता है हमारे शरीर में। उसके पश्चात जो है कृत्रिम मिठास। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत टीवियों में प्रचार आता है कि शुगर लेस शुगर खाइए। तो आखिर ये क्यों ऐसा प्रचार में आता है, आखिर उसमें होता क्या है? कि फिर भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता केमिकल है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और टीवी में प्रचार तो आप अक्सर देखते होंगे कि शुगर लेस शुगर। तो ये कृत्रिम मिठास होती है, ये जो होती है एंथेटिक यौगिक है, जो चीनी के स्वाद को दोहराते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा कम होती है। होता चीनी की तरह ही है, मिठास देता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत कम होता है। इसको लेने से ये होता है कि हमें शुगर की मात्रा हमारे बैलेंस बन जाती है। और आज देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं कृत्रिम मिठास का उपयोग बेखूबी करते हैं, जिसे हम सिंथेटिक यौगिक कहते हैं। और इसलिए उन्हें अक्सर आहार, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में जोड़ दिया जाता है और सभी लोग जो है इसका आहार श्रृंखला में रखते हैं। देखिए ये जो है गैर पोषक तत्व है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज शुगर से जो बंदे परेशान हैं वो इस तरह का मिठास का उपयोग करते हैं, कहते हैं मिठास भी ले रहे हैं और उनको शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। उसके पश्चात देखिए गैर पोषक तत्व के अंतर्गत परिरक्षक। परिरक्षक ये ऐसा यौगिक है जिसमें माइक्रोबियल विकास को रोकने की क्षमता होती है तो गैर पोषक, लेकिन फिर भी जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि माइक्रोबियल विकास को जो है रोकता है, यानी माइक्रोब को बढ़ने से ये रोक देता है। और सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए अक्सर खाद्य और पेय पदार्थों में जोड़ा जाता है। तो ये देखा जाए तो ये सारे के सारे गैर पोषक तत्व थे, लेकिन फिर भी इसके कितने फ़ायदे हैं। शायद पहली बार ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, समझा होगा और एनालाइज किया होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ही ला सकता है और कोई ला नहीं सकता। यदि हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन है कि आयोजन के दौरान तकनीकी एवं विपणन समिति की क्या भूमिका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब खेल के आयोजन होता है तो आयोजन के दौरान तकनीकी एवं विपणन समिति की क्या भूमिका होती है। देखा जाए जब कोई गेम आयोजन किया जाता है तो उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है और वहाँ पर हर चीज़ों की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इनकी क्या भूमिका अदा कर सकती हैं, तो ये काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए तो ये समिति आयोजनों के तकनीकी पहलू को कवर करती है, यानी ये सारे जो है समितियाँ ये आयोजनों के तकनीकी पहलू को कवर करती है, जैसे खेल उपकरण खरीदने की मांग करती है, चयनित अधिकारी जैसे रेफरी, एम्पायर, जज, टाइम कीपर आदि सब की महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्क होती हैं। और देखा जाए तो चयनित अधिकारियों के माध्यम से उनके संबंधी खेलों के लिए समय पर मैच आयोजित किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और ये सब तकनीकी और विपणन समिति का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखा जाए तो प्री स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट। देखिए प्री स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट में जो है इवेंट से पहले तकनीकी समिति का काम उपकरण खरीदने का होता है, कि जो भी यहाँ पर इवेंट करवाई जाती है वो सारे तकनीकी समिति का काम होता है कि सारे उपकरण को जो है हम खरीदें और उसको सही जगह व्यवस्थित करें। खेल आयोजित करने के लिए अधिकारियों से आमंत्रण और पुष्टि, मैदान की सफाई, लो आउट, उपकरणों की व्यवस्था के लिए मांग भी करना होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो खेल आयोजन से पहले जो है हम मैदानों की साफ़ सुथरा करते हैं, उसको सही से जो है फिट करते हैं और ये महत्वपूर्ण इवेंट रहती है। और इसके जो है सारे चीज़ें जो है ये समिति अधिकारियों का ही कार्य होता है। इवन देखिए
तो स्टैट्यूटरी फिक्चर की तैयारी, खेल आयोजन के नियम और विनियम, सारी बातों का जो है यहाँ पर तकनीकी समिति का ही काम होता है कि इसको ध्यान दें और इस ध्यान पे जो है सही बातों का एनालाइज करें। क्योंकि ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए टूर्नामेंट के दौरान कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो उसको हम मार्केट में खरीदने नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर टूर्नामेंट महत्वपूर्ण हो रही होती है और कोई भी चीज़ की अगर कमी है सडनली वहाँ पर जो चाहिए होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वहाँ इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध होती है। तो ये सारे चीज़ों का देख रेख जो है तकनीकी समिति का काम होता है, जो हर एक पहलू को भली भांति यहाँ आयोजन करने की कोशिश करती है। देखा जाए तो खेल आयोजन टूर्नामेंट के दौरान, जब खेल आयोजन टूर्नामेंट के दौरान क्या होता है, जब टूर्नामेंट चल रहा हो तो तकनीकी समिति मैच के संचालन और जूरी की उपस्थितियां, मैदान की सफाई और लेआउट, अधिकारियों से स्कोर सीट और अन्य संबंधी कागजात का संग्रह और योग्यता की तैयारी के लिए जिम्मेदार है और ये सारे के सारे सूची भी बनाती है। देखा जाए तो ये सारे के सारे जो होते हैं तकनीकी अधिकारी, वो सारे चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, हर तरह खिलाड़ियों की जो है व्यवस्था करते हैं, उनकी सूची तैयार करते हैं, जिससे जो है मैच को जो है सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके। और ये सारी बातें जो है कागजाई कार्रवाई होती है जो महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसकी हम रिकॉर्ड भी रखते हैं। देखा जाए अगर अंतिम पॉइंट की हम अगर बात करें तो कहते हैं खेल आयोजन। खेल आयोजन यानी टूर्नामेंट के बाद की परिस्थिति में ये होता है कि आयोजन समाप्त होने के बाद तकनीकी समिति मैदान की सफाई और लेआउट, मैदान के रखरखाव और सभी उपकरणों को वापस स्टोर में रखने की व्यवस्था भी करती है। मान लीजिए आप लोग मैच तो देख के आ जाते हो, लेकिन वहाँ पर जो गंदगी फैलाते हो उसको सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो कैमरे लगे हुए थे, जो कैमरे व्यवस्थित थे, उनका जो है सही सही रखरखाव भी करना ज़रूरी होता है। तो ये सब तकनीकी अधिकारी का काम होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये टूर्नामेंट के बाद की जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद जो जो हमें यहाँ पर क्रियाएं करते हैं, ये सारे के सारे तकनीकी समिति के संचालन के अंतर्गत ही कार्यरत होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारणों से जो है खेल इतना हमें सहज और आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था जो है इन्हीं अधिकारियों के हाथों में होता है, इनके जिम्मे होती है, जो इस खेल को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है फ्रैक्चर को परिभाषित करें और फ्रैक्चर के किन्हीं 4 प्रकार को समझाइए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि फ्रैक्चर को हमें परिभाषित करना है और फ्रैक्चर के जो है टाइप्स का जो है यहाँ पर हमें विश्लेषण करने हैं। देखा जाए तो फ्रैक्चर एक हड्डी का टूटना होता है। मान लीजिए हम कोई गेम खेल रहे हैं, किसी प्रकार के जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें हमें हड्डियों पर चोट लगती है और टूट जाता है तो हम इसे फ्रैक्चर ही कहते हैं। यानी फ्रैक्चर एक हड्डी का टूटना होता है। फ्रैक्चर सीधे प्रभाव के कारण भी हो सकती हैं, जैसे कि गिरना या किसी गंभीर चीज़ से टकराना। ये नहीं कि हम खेल रहे हो तभी हमें जो है फ्रैक्चर हो सकती है। कभी गलती से अगर आप लड़खड़ा भी जाते हो तो इसके कारण जो है आपको गंभीर चोट पहुंच सकती है और आपकी हड्डी टूट सकती है, जिसे फ्रैक्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्रैक्चर काफ़ी महत्व रखता है और ये तो आम सी बात होती है। जो मैच खेलते हैं या कोई तरह की एक्टिविटी करते हैं उनमें फ्रैक्चर होना एक आम सी बात हो जाती है। और देखा जाए तो फ्रैक्चर यहाँ पर है जो इसके प्रकार को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसके प्रकार का जो है एनालाइज करने की कोशिश करें। देखिए हमारे समक्ष यहाँ पर फ्रैक्चर के प्रकार आ गए हैं। देखिए तनाव फ्रैक्चर, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, उसके कम्युनिटी टेस्ट फ्रैक्चर, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर, तिरछा फ्रैक्चर, प्रभावित फ्रैक्चर। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं फ्रैक्चर्स की। तनाव फ्रैक्चर से नाम से ही आपको लगता है कि हमारे हड्डियों में जो है तनाव आने लग जाती है, तो इस तरह के फ्रैक्चर जो है आम होती ही है। उसके बाद हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करें, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी काफ़ी महत्व रखता है और इस चोट जो होती है काफ़ी गंभीर भी होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जो काफ़ी महत्व रखेगा। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर जो है ये भी एक तरह का फ्रैक्चर है जो खिलाड़ियों को हो जाती है। उसके बाद तिरछा फ्रैक्चर, यानी ये तिरछा प्रकार की होती है, इसलिए इसको तिरछा फ्रैक्चर से परिभाषित किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ प्रभावित फ्रैक्चर है जो क्षेत्र में प्रभावित करता है।
इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जो है आने वाला वीडियो में करेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप्स, तो ये काफ़ी टाइप्स हैं और इसकी परिभाषा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है और इसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, अगर समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए, कहते हैं समझना जो है मन से समझा जाता है, इसलिए त्रिपाण सेंटर आपको लिखा हुआ भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप खुद भी समझ सकते हो तो समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, हर बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ जाती है और सबका विचार अवधारा अपना अलग अलग होता है, लेकिन आपका मोटिव एक ही होती है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है और आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसके शब्द लिख के एग्जाम में आना है। तो इसके लिए आपको शब्द ही काफ़ी पर्याप्त है। कहते हैं शब्द ही लिखना है, तो शब्द ही आपको मैं दिखाता हूँ। यदि हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोगी आसनों पर चर्चा करें। देखिए, जो व्यक्ति हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, उच्च रक्तचाप यानी उनकी ब्लड प्रेशर हाई होती है, उन व्यक्तियों को कौन से आसन करना चाहिए जिससे जो है उनको काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो सरला मत्स्यासन की विधि और मतभेदों के विस्तार से लिखें। कि देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन अगला जो पूछा गया है कि सरला मत्स्यासन होती है, उसकी विधि और मतभेदों को हमने यहाँ पर बताने हैं कि क्या हो सकता है। यदि हम ये बात करें कि उच्च रक्तचाप वालों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनको तार आसन करना चाहिए। सब प्रथम जो है तार आसन काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इवन देखा जाए तो कटी चक्र आसन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन उत्थान पादर आसन भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है और अर्ध हर्षासन भी यहाँ पर उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बनता है। इवन सबसे महत्वपूर्ण बनता है सरला मत्स्यासन, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। तो सरला मत्स्यासन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात देखें तो गोमुख आसन भी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति कर सकते हैं। उत्तान मडुआकासन भी बहुत काफ़ी महत्व रखता है। इवन वक्र आसन भी इसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है और काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इवन देखें तो भुजंग आसन भी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर करने की सलाह दी जाती है और मकर आसन भी महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद श्वासन और नाड़ी परीक्षण, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। और देखा जाए तो ये व्यक्ति जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, वो जो है शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। शोधन प्राणायाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण आसनों में से माना गया है। इवन शीतली प्राणायाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शोधान प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। अब सर चलिए हम सरला मत्स्यासन की विधि और मतभेद पर जो है चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर हमारे समक्ष जो आ गया, यहाँ पर सरला जो आसन के बारे में हमने करना है, तो तकनीक पीठ के बल सीधे लेट जाए। तकनीक क्या होता है? सीधे जो है पीठ के बल आप सीधे लेट जाएं, पीठ के बल ऊपर होना चाहिए। अपने हाथों के सहारे अपने सिर के ऊपर हिस्सों को चटाई पर रखें। अपने हाथों के सहारे से अपने सिर के जो है ऊपरी हिस्सों को चटाई पर रखना है। उसके पश्चात गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधे जमीन से ऊपर उठाए जाएंगे। गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधे जमीन से हम ऊपर उठाएंगे। उसके पश्चात अपने हाथ को अपने शरीर के बगल में आराम दें। सामान्य रूप से सांस लें और अपने पैर को अंगुलियों को फैलाकर रखें। सामान्य रूप से सांस लेना है, सांस की गति सामान्य होना चाहिए और अपने पैर की उंगली को फैलाकर रखें। इससे काफ़ी आपको आसानी रहेगी। अगर अंतिम प्रोसेस देखें तो हम कम से कम इसमें 30 सेकेंड के लिए इसी स्थिति में हमें रहें, फिर आप आराम करें। तो इस तरह से जो है हम इस आसन को कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सांस जागरूकता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए छाती को हमें ऊपर उठाएं और फिर सिर को नीचे की ओर झुका दें। सिर जो है नीचे की ओर झुकेगी और शरीर को आराम देते हुए सांस छोड़ें, यानी सांस यहाँ पर सामान्य रखना है।
और प्रारंभिक स्थिति में फिर से उसे लेके जाएं और सामान्य श्वास पर वापस आ जाएं, यानी उसी सांस से आपको वापस आना है। सांस यहाँ पर तेज़ी नहीं करना है, सांस जो है सामान्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मतभेद की बात करें, यानी किन व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए, कहते हैं सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रेजल शोल्डर वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनको विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये आसन हाइपरटेंशन के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। आज के समय में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के बहुत से लोग जो है शिकार रहते हैं, तो ये आसन उनको काफ़ी जो है राहत दे सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है बो लेग, नाक, नी और फ्लैट फुट के सुधारात्मक उपाय संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का जो है डिसीज़ है, बीमारी है, इसे आप जेनेटिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हो। कहते हैं बो लेग, नाक, नी और जो है फ्लैट फुट के जो सुधारात्मक उपाय है उसके बारे में हमने चर्चा करना है। यहाँ पर देखा जाए तो इंद्रधनुष पैर यानी बो लेग को हम इंद्रधनुष पैर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा पैर जो होता है इंद्रधनुष की तरह हो जाता है। और ये आपने कई जगहों पर देखा होगा, आपको इस तरह के पैर नज़र आए होंगे, इसलिए हम बो लेग कहते हैं। बो का मतलब होता है इंद्रधनुष और लेग का मतलब पैर। देखा जाए तो संतुलित आहार के पर्याप्त सेवन के साथ ब्राजिस और संशोधित जूते का उपयोग ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है इंद्रधनुष के पैर से छुटकारा पाने के, यानी संतुलित आहार लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ब्रांजिस और संशोधित जूते का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलने से भी मदद मिल सकती है। अगर पैरों के अंदरूनी किनारों से आप चलते हो तो आपको इंद्रधनुष पैर से छुटकारा मिल सकता है। तो ये इसका सुधारात्मक उपाय है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं नक नी क्या है। नक नी जो होती है दोस्तों, ये फ्लैट पैर होता है। फ्लैट पैर आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो तो कई व्यक्ति के जो होते हैं फ्लैट पैर होता है, यानी धरती पर उनका पैर के जो है एक आर्क नहीं बनती है। ठीक है, जैसे आप देखते ही होंगे कि कोई लड़की जो होती है पैर में अगर कलर लगा के जब चलती है तो उसका एक आर्क बन जाता है, एक जगह एक साइड से जो होता है खाली पड़ जाता है। लेकिन जिनके फ्लैट पैर होते हैं उनमें खाली नहीं पड़ता, पूरा ही पैर का निशान पड़ता है, तो इसे हम फ्लैट पैर कहते हैं। ये चलने खड़े होने पर पैर की उंगलियों और एड़ी पर चारों दिशाओं में कूदने, रस्सी कूदने जैसे व्यायाम से पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है और जो पैरों में अर्च विकसित करने में मदद करती है। इसका यही जो है उपाय है कि आप चलने खड़े होने पर पैर की उंगलियों और एड़ी पर चारों दिशाओं में कूदें और रस्सी कूदने जैसे व्यायाम से पैर मांसपेशियां मजबूत होती है, जो पैर में अर्च विकसित जो है करने में काफ़ी मदद करता है, यानी आर्क बनाने में काफ़ी मददगार होता है। यानी फ्लैट पैर से आप छुटकारा पा सकते हो। पैर की उंगलियों को कंचे उठाना, यानी पैर की उंगलियों से आपको कांचे उठाना पड़ेगा और पैर की उंगलियों से रेत में संख्याएं लिखनी जैसी गतिविधियां भी जो आर्क को विकसित करने में मददगार हो सकता है। यानी आर्क बनाने में ये सारी बातें जो है मददगार हो सकता है कि आप उंगलियों से कांचों को उठाएं, पैर की उंगलियों से रेत की संख्या लिखने की कोशिश करें। ये सारी गतिविधियां जो है फ्लैट पैर वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। देखा जाए अगर हम इसके जो है योगा की बात करें तो सूर्य नमस्कार इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगा माना जाता है। इवन देखें तो ब्रज आसन भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी तरह के बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अन्य चिकित्सक मालिशों में किए जाने वाले अर्धगोमुख आसन जैसे योग आसन भी जो है आर्क को विकसित करने में सहायता सिद्ध हो सकता है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए जिस तरह ये जो फ्लैट पैर की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को जो है फौज में या कोई भी जो है पुलिस के नौकरियों में जो है नौकरी देने संभव नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर पैर के भी देखा जाता है। तो अगर जिस बच्चों को फ्लैट पैर है उनके लिए बहुत ही आने वाला समय में जो है फौज में जाना काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लैट पैर में जो है ऐसे व्यक्तियों को नहीं लिया जाता है किसी भी जो है सोल्जर वाले जो है गतिविधियों में। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या केस है। उसके पश्चात आता है घुटने टेकना। देखा जाए तो घुटने टेकना जो है एक जनु बलगम्स का उपचार काफ़ी हद तक समस्या के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है।
जौन बलगम जो होता है इसका उपचार काफ़ी हद तक उस समस्याओं को और गंभीरता पर निर्भर करता है घुटने टेकने में। देखा जाए तो इसके लिए घुड़सवारी और घुटने के बीच तकिया रख कर कुछ देर सीधे खड़े रहना जैसे व्यायाम जो है सर्वोत्तम माना गया है। कि घुड़सवारी और घुटने के बीच तकिया रख कर कुछ देर सीधे खड़े रहना जैसे व्यायाम जो है इसके लिए काफ़ी सर्वोत्तम रहता है। जनुबलगम वाले अधिकांश लोग के लिए योग और व्यायाम घुटनों को पुण्य संरक्षित और स्थिर रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जो बलगम वाले अधिकांश लोग होते हैं उनके लिए योग और व्यायाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। देखा जाए तो नियमित रूप से पद्मासन और गोमुख आसन करने से पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने और घुटने को जो है दुरुस्त करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर दो आसन काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, पद्मासन और गौमुख आसन, जिसके अंतर्गत जो है इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। देखा जाए तो ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम सरल हो सकते हैं, जैसे बैठे या लेटे समय पैर उठाना। तो ये भी एक गतिविधियाँ होती है जिससे हम इसका जो छुटकारा पा सकते हैं। इवन देखें तो प्री यौवन अवस्था में वॉकिंग कैलिपर्स का उपयोग भी एक बड़ी मददगार हो सकता है। जब प्री यौवन आरंभ होती है तो इस अवस्था में वॉकिंग और कैलिपर्स का उपयोग भी काफ़ी इसके लिए मददगार साबित यहाँ पर हो सकता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीनों के तीनों जो थे और इसका उपयोग और इसका जो उपाय भी काफ़ी महत्व था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्व रखता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि लचीलेपन को परिभाषित करें, इसके प्रकार तथा लचीलापन विकसित करने की कोई दो विधि को समझाइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछता है और इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूर्ण रूप से पर्याप्त है कि लचीलेपन को आपको परिभाषित करना है, लचीलापन किसे कहते हैं बताना है, और इसके प्रकार और लचीलापन विकसित करने की विधियों को समझाना है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। सर्वप्रथम अगर हम लचीलेपन की परिभाषा की बात करें तो कहते हैं लचीलेपन को जोड़ों के चारों ओर गति की सीमा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ देखिए, लचीलेपन के जोड़ यानी ज्वाइंट के चारों ओर गति की सीमा के रूप में जाना जाता है। लचीलापन को जोड़ के चारों ओर गति की सीमा के रूप में जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार में सर्वप्रथम आता है निष्क्रिय लचीलापन। प्रकार में आता है निष्क्रिय लचीलापन पहला है। निष्क्रिय का मतलब यही होता है कि अधिक आयाम के साथ और बाहरी मदद से गति करने की क्षमता को निष्क्रिय लचीलापन के रूप में जाना जाता है। समझ में आया कि निष्क्रिय का मतलब होता है कि अधिक आयाम के साथ बाहरी मदद से गति करने की क्षमता को निष्क्रिय लचीलापन के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ आता है सक्रिय लचीलापन। एक निष्क्रिय होता है, एक सक्रिय, यानी एक्टिव एंड पासिव होती है। समझ में आ गया होगा, पासिव निष्क्रिय, एक्टिव सक्रिय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सक्रिय लचीलापन की अगर बात करें तो कहते हैं बाहरी मदद के बिना अधिक आयाम के साथ गति करने की क्षमता को सक्रिय लचीलापन कहा जाता है। यानी बाहरी मदद के बिना अधिक आयाम के साथ गति करने की क्षमता को सक्रिय लचीलापन कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए देखते हैं लचीलापन विकसित करने की कौन कौन सी विधि जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। देखा जाए तो लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करने वाले यहाँ पर विभिन्न विधि की चर्चा की गई है और ये सब जो है लचीलेपन को बेहतर बनाने के तरीके हैं। तो सब प्रथम अगर हम बात करें तो धीमी गति से खिंचाव। कहते हैं अगर आप अपने अंदर लचीलापन लाना चाहते हो तो इसको एकाएक नहीं किया जा सकता, इसको धीरे धीरे किया जाता है। तो पहला तो यही मेथड होता है कि धीमी गति से खिंचाव अपने शरीर में रखें। दूसरी बात कहता है कि धीरे धीरे खिंचाव और पकड़ों को बढ़ाएं, धीरे धीरे खींचे और पकड़ों को जो है थोड़ा बढ़ाना है। और तीसरी बात ये बोलता है कि बैलिस्टिक्स विधि का उपयोग करें,
बैलिस्टिक विधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है जिसके अंतर्गत हम अपने लचीलेपन को बेहतर और बढ़ा सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखें हम प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फ्लेक्सेशन यानी PNF तकनीक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। PNF तकनीक के मदद से हम अपने शरीर के लचीलापन को बेहतर बना सकते हैं। यानी देखा जाए तो ये सारे मेथड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से खेलों में न्यूटन के गति के नियम को अनुप्रयोगों पर चर्चा करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ और समझ के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूटन के गति के नियम बताने हैं उदाहरण के साथ, और साथ में आपको इसके अनुप्रयोग भी बताने हैं। अनुप्रयोग का मतलब दोस्तों होता है उपयोग, तो इसको अनु का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यूटन की गति कहाँ कहाँ जो है रूल रेगुलेशन लागू होती है। तो ये देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और ये हर जगह जो है महत्वपूर्णता अपने बिखरेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके समक्ष 3 बात लाई गई है: न्यूटन की गति के नियम, उसका उदाहरण सहित वर्णन और उसका अनुप्रयोग। तो देखा जाए न्यूटन की गति का अगर हम प्रथम नियम की बात करें, देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में अगर जड़त्व का नियम आ जाता है तो इसका मतलब आपको समझ होना चाहिए कि वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम की बात कर रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न आप में नहीं होना चाहिए कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और देखा जाए तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम यही कहते हैं कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहेगा या स्थिर वेग से चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मान लीजिए कोई जो है बॉल उस पर चल रहा है, बॉल अपनी दिशा में चली जा रही है, वो चलती ही चली जाएगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट भी करना चाहिए आपको, और इससे अच्छा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। कोई वस्तु जब स्थिर रहेगी या स्थिर वेग से चलेगी तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। देखा जाए तो जड़ता किसी भी वस्तु गति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, क्योंकि जड़ता जो होती है, जड़त्व के नियम यही बात बताते हैं कि किसी भी वस्तु की गति में किसी भी परिवर्तन का ये विरोध करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, विरोधाभास होती है, जिसमें दिशा में परिवर्तन भी शामिल होता है। दिशा में परिवर्तन भी शामिल होता है। मान लीजिए देखिए कोई बॉलर जो है बॉलिंग करा रहा है और बैट्समैन क्या कर रहा है, उसके गति को सिर्फ दिशा दिखा रहा है, और दिशा दिखाते ही बॉल जो है कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारे देश के बहुत से स्पोर्ट जो है बैट्समैन सब जो हैं उनमें से कई जो है गेंद का स्पीड का उपयोग करते हैं, जिसमें से सचिन तेंदुलकर भी हैं जो हमेशा गेंद का स्पीड का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी ले लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, वो कभी भी जो है बॉलर की गति का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना पावर यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो है बॉल जाती है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा, जब वो चलती रहेगी तो चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन गति के प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कोई बॉल अगर सीधे जा रहा है तो सीधा ही जाएगा जब तक कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, जब तक आप मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हो बहुत स्पीड से, आपका बैलेंस चलता रहेगा, सही से जाता रहेगा, और मान लीजिए कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर आपके ऊपर लगता है तो आप जो है गिर जाओगे। तो यही बात यहाँ बता रहा है, जिसका उद्देश्य स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलते रहना होता है। ये एक सीधी रेखा में चलता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। चलिए, ये तो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अब इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके समक्ष आ गया है खेल कूद में जो है न्यूटन के प्रथम नियम का अनुप्रयोग क्या है। तो प्रथम बात तो यही बता रहा है कि बर्फ पर फिसलने वाली स्केटर उसी गति और उसी दिशा में फिसलता रहेगा जब तक कि स्केटर पर कोई बाहरी बल न लगे। आप बर्फ में भी गए होंगे, वहाँ स्केटर भी देखे होंगे, उस पर जो है लोग पैर में फंसा कर उस पर चलते रहते हैं,
और वो फिसलता ही रहता है, लेकिन वो अपनी दिशा में फिसलता ही रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करेगा। ये जो है गति के प्रथम नियम के अंतर्गत अनुप्रयोग है। दूसरा उदाहरण यही बताता है कि जब एक गेंद फेंकी जाती है और वो मध्य हवा में रहती है तो उस पर कार्य करने वाले एकमात्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता तो गेंद तब तक स्थिर गति से चलती रहती जब तक कि वह किसी वस्तु से प्रभावित न हो जाए या कोई अन्य व्यक्ति उसे छू न ले। यानी मान लीजिए कि वहाँ पर बॉल जो है लुढ़कता हुआ जा रहा है ग्राउंड में और वो चलता ही रहेगा। आप देखते ही हो कि बॉल जो है अपनी बाउंड्री पर जा रहा होता है, खिलाड़ी जो होते हैं उस बॉल को टच करते हैं, या तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है या रुक जाती है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको टच किया हो या उसको प्रभावित किया हो। तो ये हर जगह जो है प्रथम रूल लगता ही लगता है। यदि इस गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह अंतरिक्ष में चली जाती है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो काफ़ी दूर ऊपर तक जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गेंद जो है ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जहाँ तक उसकी क्षमता होगी, जिस स्पीड से वेलोसिटी से आप फेंके होगे उसको तो पार वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है खेल कूद में जो न्यूटन के प्रथम नियम जो है, या इसको जड़त्व के नियम भी कह सकते हो, तो ये काफ़ी दोनों एग्जाम्पल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ जो है क्या कहता है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखा जाए तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसका दूसरा नाम भी रखा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है संवेग का नियम के नाम से या मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस नियम के अंतर्गत देखा जाए तो ये कहा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर और परिणाम बल के समानुपाती होती है और परिणाम बल की दिशा में होती है। शब्द यहाँ पर बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होती है, ठीक है, और परिणामी बल की दिशा में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होती है और परिणाम बल की दिशा में होती है। देखा जाए तो जब कोई शुद्ध बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, आप सोचिएगा कि शुद्ध बल क्या है। शुद्ध बल का मतलब यही है कि कोई चीज़ को आपने जो है फेंका है, यानी आपने शुद्ध बल लगाई है, आड़ी तिरछी नहीं फेंकी है, शुद्ध बल लगाया है, तो उसके द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण शुद्ध बल के परिणाम के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर आपने सही ढंग से उसको फेंका है बल को तो वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगा ही करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। मान लीजिए कोई बॉलर है, बॉलर जो है बॉलिंग करा रहा है, अगर उसने अपनी दिशा खो दी है यानी अशुद्ध रूप में, तो उसकी गति जो उसका दिशा जो है भटक जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध रूप से उस बॉल को जो है सही जगह टप्पा करवा रहा है तो वो अपने उद्देश्य में ज़रूर कामयाब होगा। तो यही बात यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होता है और परिणाम बल की दिशा में ही होता है। समझ में आया? देखा जाए तो शुद्ध बल के सामान्य दिशा में ही हमेशा होगा और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणपाती होगा। द्रव्यमान का मतलब होता है उसके भार वजन के व्युत्क्रमणपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बात सही है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, अगर उस बॉक्स में वजन अधिक है तो उतना ही हमें नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जो है वो कार्य करेगा। और मान लीजिए कोई बहुत तेज़ स्पीड से आ रहा है, हम जो है स्लोली मोशन में कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें जो है हमसे आगे निकल जाएगा। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं बहुत बड़ा बॉल जो है फेंकता हूँ और आपके पास एक बैट है पतला सा जिससे बैट बॉल खेलते हैं, तो आप उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो है यहाँ पर देखा जाए तो बॉल का द्रव्यमान बहुत अधिक है और उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल के उपयोग करना ही पड़ेगा।
तो यही बात यहाँ पर न्यूटन गति का नियम समझाता है। अब चलिए इसका अनुप्रयोग भी देख लें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके समक्ष आ गया है कि खेल में अनुप्रयोग किसका, गति का दूसरे नियम का, गति के दूसरे नियम का यहाँ पर क्या अनुप्रयोग है। देखा जाए तो पहले अनुप्रयोग यही बताता है कि शॉर्ट पुट की तरह जो खिलाड़ी अधिक बल लगाता है और शॉर्ट पुट को सही कोण पर उछालता है, उसके शॉर्ट पुट का विस्थापन अधिक होता है। तो बात सही है कि कोई खिलाड़ी अधिक बल लगाता है और सही कोण पर जो है बॉल को उछालता है, तो जनरल सी बात है उसके शॉर्ट पुट का जो विस्थापन होगा अधिक होता है। जबकि जो खिलाड़ी कम बल लगाता है उसके शॉर्ट पुट का विस्थापन कम होता है। जो जितना अधिक पावर लगाएगा उसकी उतनी ही अधिक मिलेगी। तो ये विस्थापन की बात है कि जो जितना अधिक शॉट लगाएगा उतना अधिक विस्थापन को प्राप्त करेगा, जो कम शॉट लगेगा उसका कम विस्थापन होगा। अगर हम आगे देखें तो फुटबॉल में एक टीम को गेंद को ऊंची और तेज़ी से किक करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। फुटबॉल में आप देखते ही हो कि वहाँ पर बॉल को जो है किक करते हैं। अगर बॉल सही से किक किया जाता है, पूरी शक्ति के साथ की जाती है, तो वो जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। गति का यह नियम फुटबॉल में मौलिक है। देखा जाए तो गति का यह नियम फुटबॉल में मौलिक है और इसलिए आप पास देने या गेंद को बिना टूके नेट पर किक करने के लिए आवश्यक बल की गणना कर सकते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गति का अगर देखा जाए सेकेंड नियम फुटबॉल में मौलिक रहती है और साधारण है, और इसे आप कैलकुलेशन भी कर सकती हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दो अनुप्रयोग थे। अब चलिए देखते हैं न्यूटन के तीसरा नियम और अंतिम नियम क्या कहता है और इसका क्या अनुप्रयोग है। देखा जाए तो आपके समक्ष यहाँ पर अगला जो है न्यूटन का तीसरा नियम आ गया है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम जो है इसे हम प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये आपको समझ होना चाहिए कि न्यूटन का तीसरा नियम जो है प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये नियम बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। न्यूटन के तीसरा नियम जो है बहुत ही आसान और सरल है। इसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक सामान्य और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इससे भी साधारण कुछ नहीं हो सकता कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक सामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यानी दूसरे शब्द में ये कह सकते हो कि प्रत्येक क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और देखा जाए तो तीसरा नियम यही कहता है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक क्रिया के लिए सामान्य गति और विपरीत वेग के कार्य करते हैं। और बात सही है, प्रत्येक क्रिया जो है सामान्य गति और विपरीत वेग से कार्य करता है। और इसमें कहा गया है कि जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, दूसरे वस्तु पहले वस्तु का समान और विपरीत बल लगाती है। मान लीजिए अगर आप दीवार पे खसकाने की कोशिश करती हो तो दीवार भी आपके ऊपर बल लगाता है। आप देखना कभी दीवार खसकाने का देखना, तो आपसे अगर खसकेगा नहीं, क्योंकि दीवार में आपसे भी अधिक पावर है और वो विपरीत प्रक्रिया आप पे ही लगाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर सामान्य और विपरीत बल जो है लगाता है। अब चलिए इसका अनुप्रयोग से भी समझने की कोशिश करें कि आखिर जो है न्यूटन का तीसरा नियम या प्रतिक्रिया के नियम में क्या अनुप्रयोग हो सकता है। देखा जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुप्रयोग जो यही बात बताता है जो कि खेलों में उपयोग होता है। आपने तैराकी तो किया ही होगा। तैराकी में जब एक गोताखोर ड्राइंग बोर्ड से गोता लगाता है तो उसे स्प्रिंग बोर्ड पर नीचे की ओर धकेलना पड़ता है, और प्रदर्शन के दौरान हवा में उचित प्रशिक्षण के लिए जो है स्प्रिंग बोर्ड आप पर लगे बल के पीछे धकेल देता है। ये तो जर्नल से एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए कोई नाव है, नाव पे जो है वो नाव में से कूद रहा है। कोई व्यक्ति अगर नाव में से कूदेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो आगे की तरफ आएगा लेकिन नाव जो है पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है जिसको समझ आना चाहिए आपको। और देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई जो है बंदूक शूटिंग कर रहा है, अगर वो गोली चलाता है तो गोली आगे की तरफ जाएगा और ख़ुद वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर
न्यूटन के तीसरे नियम का जो है उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि SAI द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण वस्तुओं की एक तालिका बनाएं, इसमें आयु समूह 9 से 18 वर्ष और जिसके अंतर्गत 50 MTS रन और आंशिक कल अप की प्रक्रिया और स्कोरिंग को व्याख्या करें। तो क्वेश्चन तो यहाँ साफ है और क्लियर है कि हमें SAI द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण की वस्तुओं की तालिका बनाना है, जिसमें 9 से 18 वर्ष आयु को सम्मिलित करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही आता है कि आपको 50 MTS रन और आंशिक कल अप की प्रक्रिया को समझाना है, प्रोसीजर और स्कोरिंग को बताना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहने वाला है। देखा जाए तो आयु समूह 9 से 18 प्लस वर्ष कक्षा जो है चौथी से लेकर 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी चौथी से 12वीं कक्षा तक के सारे विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। और इस कक्षा 4 से 12 के लिए छात्रों के लिए समग्र शारीरिक फिटनेस होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चों का फिटनेस अच्छा रहेगा तो देश का भी भविष्य भी अच्छा रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आ जाता है। देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल में निम्नलिखित घटकों को विचार किया जाना चाहिए। तो वो कौन कौन से घटक है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल के अंतर्गत इन सभी बातों को जो है महत्ता दी जाती है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो शारीरिक संरचना जो होता है BMI के अंतर्गत आता है, जिसमें हम शरीर के सारे जो है स्वास्थ्य अस्वास्थ्य के बारे में जान जाते हैं BMI के अंतर्गत। और इसमें जो है व्यक्तियों की वजन और उसकी लंबाई, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो है कितनी उसकी ऊंचाई है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कितने इसके वज़न है, तो इसको रखते हैं। और ये एक फार्मूला होता है जो BMI के अंतर्गत हम उसके जो स्वास्थ्य का जो है सही एनालाइज करते हैं। तो ये जो है प्रोफाइल के अंतर्गत आ जाता है, जो 4 से यानी चौथी क्लास से 12वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी 9 से 18 वर्ष के बच्चों में ये चीज़ें जो जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात आता है ताकत। देखिए, ताकत के अंतर्गत 2 बातें रखी जाती है। एक तो है उदर यानी आंशिक कलप। ताकत के अंतर्गत उदर को रखा जाना एक आम बात है, क्योंकि इसमें आंशिक कलप होती है। और दूसरी बात आती है मांसपेशियां सहन शक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बातें लड़कों के लिए पशु अल्प और लड़कियों के लिए संशोधित पशु अल्प 2 तरह के मेथड होते हैं। तो ये दोनों मेथड मांसपेशियों सहन शक्ति की परिभाषाओं को जो है सार्थक सिद्ध करता है। उसके पश्चात देखें तो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत देखा जाए तो बैठो और पहुँचो परीक्षण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और उसके पश्चात हृदय सहन शक्ति जो है, इसके लिए 600 मीटर दौड़ या पैदल दौड़ करवाई जाती है, जिससे हम हृदय सहन शक्ति के बारे में जान जाते हैं। और 600 मीटर दौड़ की जो है क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो में रखी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर आप चेक करें कि 600 मीटर दौड़ में और पैदल में क्या असर पड़ती है हृदय सहन शक्ति पे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखना ज़रूर। उसके पश्चात आता है गति 50 मीटर डैश, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। अब चलिए देखते हैं आगे हमारे समक्ष क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है 50 मीटर डैश यानी स्टैंडिंग स्टैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 मीटर डैश, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें, इसकी प्रक्रिया की बात करें, तो कहते हैं पूरी तरह से वार्म अप दिया जाना चाहिए। इसमें पूरी तरह से जो है वार्म अप दिया जाता है, जिसमें कुछ अभ्यास शुरू करना और तेज़ी लाना भी शामिल होता है। यानी देखा जाए तो पूरी तरह से वार्म अप दिया जाना चाहिए इसमें, और इसमें कुछ अभ्यास शुरू करना और तेज़ी लाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखते हुए स्थिर स्थिति में शुरू करें। इसको करने से ये होता है काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। और इसके लिए आपको एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखते हुए स्थिर स्थिति में शुरू करें। अगला पैर शुरुआती रेखा पर या उसके पीछे होना चाहिए। अगला पैर जो है
शुरुआती रेखा पर या उसके पीछे होना चाहिए और यह आरंभिक स्थिति जो है स्थिर डेड स्टेट होना चाहिए। यानी डेड स्टेट होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी ज़रूरी भी होता है। उसके पश्चात है अंतिम चरण में जो है परीक्षक को गति को अधिकतम करने के लिए संकेत देना चाहिए। यानी परीक्षक को गति को अधिकतम देने के लिए संकेत देना चाहिए, जैसे धीमी गति से चलना, हाथ और पैरों से जोर से गाड़ी चलाना, ये सारी गतिविधियाँ इसमें सम्मिलित होती है। और देखा जाए तो फिनिश लाइन को माध्यम से तेज़ी से दौड़ना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इवन देखें तो स्कोरिंग पूरा होने में समय लगेगा, यानी स्कोरिंग जो होगा पूरा करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टेस्ट है। उसके पश्चात है पेट आंशिक कलप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पेट आंशिक कलप, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों को गद्देदार सपाट साफ सतह पर घुटने को मोड़कर आमतौर पर 90 डिग्री पर रखा जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को गद्देदार सपाट साफ सतह पर घुटने को मोड़कर आमतौर पर 90 डिग्री पर रखा जाता है और हाथों को शरीर के समांतर जमीन के करीब सीधा रखना भी महत्वपूर्ण होता है। हथेलियाँ नीचे की ओर रखते हुए लिटा दिया जाता है। हथेलियाँ जो है नीचे की ओर रखते हुए लिटाना इसमें सम्मिलित होता है। विषय एक सहज गति में छड़ को ऊपर उठता है और बाहों को स्थिर में रखते हुए वांछित मात्रा में घुमाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसीजर है और ज़मीन से कम 6 इंच ऊपर समांतर पट्टी की ओर होना जरूरी है। उसके पश्चात देखें तो छड़ को वापस फर्श पर उतारा जाता है ताकि कंधे से ब्लेड या पीठ का ऊपरी हिस्सा फर्श को छू सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जाए तो प्रोसीजर है। स्कोरिंग की बात करें तो कहते हैं एक निश्चित समय अवधि 30 सेकेंड में कलप की अधिकतम संख्या रिकॉर्ड करें। यानी आपको यहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड की जो है मौका मिलता है और 30 सेकेंड में कलप की जो है अधिकतम संख्या हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष 15 क्वेश्चन रखा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन सदैव ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसको आपको लिखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और एनालाइज करने की ज़रूरत है। और देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आपको समझिए, विचार कीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए। कहते हैं जो सही है वो सदैव सही रहेगा अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि जब तक ये वीडियो दूसरे बच्चे को पहुंचेगा नहीं तब तक ये आगे नहीं जा पाएगा और इसके लिए सिर्फ आप ही एक माध्यम हो। कहते हैं मैंने तो अपना कार्य कर दिया है, जितना हो सकता है मैं मेहनत करता हूँ, चाहे मेरा जो भी हालत हो, इसका कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन क्या आपका कोई लक्ष्य है? आपका लक्ष्य 2 है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है और इसको अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम में जो है अच्छा करके दिखाना है। जब आप अच्छे कीजिएगा तो आपके माता पिता बहुत खुश होंगे और आपके जो है परिजन भी बहुत खुश होंगे। तो इसलिए जो है जितना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर भी किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है और यही भावना हम लोगों में रहती है। सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, विचार न करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। क्योंकि अगर आप सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पर तिरपान सेंटर आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं और यहाँ पर मीडियम की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ सभी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।